viewers, and welcome to the YouTube channel of Wings and Kuda. So let's make it together. So welcome everyone. शुरू करते हैं. So welcome everyone. Welcome to our live session. हम काफी सारे लोगों ने आंसर्स लिखे हैं और काफी सारे अभी भी मतलब जस्ट एक आंसर एक क्वेश्चन पेपर लिखा है, दूसरा नहीं लिखा. हालांकि अब हमारा 4th पेपर भी हो चुका है, राइट? तो एथिक्स का भी अभी तक जो हमारा रहा है, GS1 हमने कंप्लीट कर लिया है सिलेबस. GS1 में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का अलग पेपर हुआ है और ज्योग्राफी का अलग हुआ है, सोसाइटी का अलग हुआ है. द लॉजिक बिहाइंड दैट वाज कि आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए टाइम मिले, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए तैयारी के लिए टाइम मिले. देखो, चाहे हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी इसमें करें, देयर इज वन गोल्डन रूल: द मोर यू राइट द बेटर योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन. अब इसमें बेसिक प्रॉब्लम ये रहती है कि सर अभी तैयारी नहीं है तो हम कैसे लिखें, हमारे पास कंटेंट नहीं है, हमारे पास लेट्स से हमें लग रहा है कि हम बेटर आंसर लिख पाएंगे अगर हम अच्छे से पढ़ सकें, तो हम उसका वेट कर रहे हैं. बट टू बी ऑनेस्ट दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच. मैं इस हद तक कहूंगा कि लिखना पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पे, क्योंकि एनीवे यू हैव टू अपीयर फॉर द एग्जाम एंड दिस इज अ रियलिटी कि आप हर चीज नहीं कर पाएंगे. दैट इज फॉर श्योर. जितना भी सिलेबस है इतने कम टाइम में नहीं होगा. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. नाउ वी हैव टू मेक बेस्ट ऑफ द टाइम वी हैव. जितना भी टाइम हमारे पास बचा है उसको हम बेस्ट कैसे यूटिलाइज करें जिससे हमारे चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएं सिलेक्शन के, राइट? दैट इज इट. यही हमारा मकसद है. सो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना है इस पॉसिबिलिटी के लिए कि आपको ऐसे सवाल भी दिखेंगे जो आपको नहीं आता होगा, बिल्कुल भी नहीं आता होगा. सुना होगा आपने थोड़ा बहुत. जितने भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जितना भी हम, एटलीस्ट आप सभी लोग साल से तो जुड़े हुए हैं, तभी प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर पाए आप लोग. साल से तो आप लोग जुड़े हैं इस प्रोसेस के साथ. सो आपने किसी ना किसी हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ तो सुना होता है, दैट इज फॉर श्योर. कुछ ना कुछ आपने सुना ही होता है. और अगर कुछ नहीं भी सुना होता तो कुछ पॉलिटी के रिलेटेड, कुछ इकोनॉमी के रिलेटेड, कुछ ना कुछ आप उसके साथ लिंक कर सकते हैं. आंसर लिखना और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना, इसके दो लॉजिक है. एक तो आप अपने जो भी आपको पूछा जा रहा है, आपको प्रैक्टिस करनी है कि उस टॉपिक पे 9 मिनट के अंदर मैं एक अच्छा आंसर लिख सकूं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको 9 ही मिनट्स मिलेंगे लिखने के लिए. मैं एथिक्स की तरफ नहीं जा रहा. एथिक्स में अगर केस स्टडी है तो उसके भी सब टॉपिक्स होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं. फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ जीएस पेपर 1, 2, 3. सो आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके रिलेटेड आपको ये सोचना है कि 9 मिनट के अंदर आपको अच्छा आंसर लिखना है. बेसिक लॉजिक तो यही. 20 क्वेश्चन एंड 180 मिनट्स. डू द मैथ एंड यू गेट 9 मिनट्स पर क्वेश्चन. और उस 9 मिनट में आपको क्वालिटी आंसर लिखना है. यू कैन नॉट वेट फॉर योर सिलेबस टू मतलब कंप्लीट. आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे फिर लिखोगे, यू कैन नॉट वेट. यू हैव टू राइट वेदर यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट. Not writing gives you disadvantage over those who are continuously writing. I know people who have gotten selected not just in KS but also in UPSC, जिनने प्योरली अपने राइटिंग स्किल्स पे जो है गेम मारी है. उनको पूरा सिलेबस भी नहीं आता था और नॉर्मली अगर आप उनसे बात करते तो आपको दिखता कि उनकी अंडरस्टैंडिंग शायद उतनी अच्छी नहीं जितनी आपकी है. बट अल्टीमेटली इस एग्जाम में आपको ये इंश्योर करना जरूरी है कि आपकी सिलेक्शन हो. अंडरस्टैंडिंग से होती है तब भी अच्छा है, नहीं अंडरस्टैंडिंग है लेकिन आपके आंसरिंग स्किल अच्छे हैं तब भी अच्छा है ना. सो आप पेपर मिस बिल्कुल मत करो. जो भी पेपर हो रहा है उसको मिस करना एक बहुत बड़ा ब्लंडर है. यू थिंक यू विल बी एबल टू राइट इट लेटर ऑन, बट देयर इज नो टाइम. एवरी वीक यू हैव टू राइट एन आंसर, राइट अ फुल पेपर. हर वीक आपको 3 से लेकर 5 घंटे लगते हैं एक पेपर में. 5 घंटे में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 3 घंटे लिखने के बाद 2 घंटे तो आप पढ़ने के लायक नहीं है. अगर आप 3 घंटे आप पूरा आंसर बैठ के लिखते, अगले 2 घंटे आपको रेस्ट चाहिए. आप कोई भी इंसान फौरन उसके बाद पढ़ना शुरू नहीं कर सकता. So 5 आवर्स तो आपको हर वीक में देने हैं. अब आपके दिमाग में चलता है कि यार हम हर वीक 5 आवर्स, इज इट वर्थ कि हम 20 क्वेश्चन लिखें, उसकी जगह हम कुछ पढ़ ही लें. यही सोचता है इंसान कि आंसर इवेंचुअली लिख लेंगे, बट अभी हम इस 5 घंटे को पढ़ लेते हैं अगले वाले टेस्ट की तैयारी करने के बाद. ये एक गलत अप्रोच है. अभी तक अगर आपने 4 पेपर लिख लिए होते तो अगर आप मुझसे पूछते सर अगर इन 4 वीक में मैंने पढ़ लिया होता तो क्या मैं एक बेटर पोजीशन होता, मैं कहता अभी आप बेटर पोजीशन पर हो जब आपने 4 टेस्ट लिख लिए. वो एनीवेज बेटर होता आपके लिए. हाँ, आपको बाद में मॉडल आंसर देखने हैं, दैट इज फॉर श्योर. उसके बगैर वो पेपर लिखना का प्रोसेस इज इनकम्प्लीट. सो आई वांट टू स्ट्रेस इट एज मच एज आई कैन. डू नॉट मिस एनी टेस्ट. आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं भी है तब भी नहीं. और आप कुछ भी लिख के आइए, मुझे नहीं पता क्या लिखेंगे आप. जो आपका दिमाग कहता है कि ये टॉपिक मुझे बेशक नहीं आता लेकिन चलो मैं देखता हूँ कि मैं क्या लिखूंगा इसमें, लिखो कुछ ना कुछ. हाउ टू राइट एन आंसर,
I will tell you write an answer first, and then I'll tell you where do you lack. How to write an essay? Write an essay, show it to me, and I'll let you know जो आपके already आपके जो भी weakness and strengths हैं मैं identify करूंगा और उन पे work करने की प्रक्रिया शुरू होगी. But बिना उसके मैं कुछ नहीं कर सकता. I can only help you when you write an answer, when you write a paper. अगर आप पूरा नहीं लिखना चाहते हो तो कम से कम 10 तो लिखो, मिनिमम 10 तो लिखो. 15 लिखोगे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी आप 3 घंटे देने के बाद भी 20 क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे होंगे, मुझे पता है. वो अगर लिखते रहोगे आप, तभी वो एक पॉइंट पर आके आप आज से 3-4 पेपर डाउन द लाइन, उसके बाद आप शायद बोल पाओगे हाँ सर अब कहीं जाके पेपर कंप्लीट होने लगा. सो जितने पेपर हो रहे हैं प्लीज वो लिखते रहिए, आगे से एक भी मत मिस करिए मेरे हिसाब से. बाकी आप तक है, मेरा काम है मेंटरशिप प्रोवाइड करना, वो मैं करता रहूंगा. अगर आप ट्रस्ट करते हैं इस चीज पे कि मैं आपको गाइड कर सकता हूं, तो आई वुड सीरियसली रिकमेंड यू टू डू नॉट मिस एनी पेपर. आपकी तैयारी नहीं भी है तब भी लिखिए उसको. इफ नथिंग यू विल लर्न फ्रॉम द मॉडल आंसर उस टॉपिक के बारे में, है ना. सो राइट. अलोंग द वे अभी मल्टीपल सोर्सेज बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा मैं. जो भी आपका पेपर आ रहा है उस पे जिस्ट नोट पकड़ो. बड़े सारे इंस्टीट्यूट के मिलते हैं, हमारे पास टाइम कम है और हमारी मैक्सिमम फैकल्टी खुद एग्जाम प्रोसेस में बिजी है. अदरवाइज वी वर थिंकिंग कि हम कोई जिस्ट टाइप नोट्स प्रोवाइड कर सके उन लोगों के लिए जिन लोगों को ने पहले नहीं पढ़ा, उनके पास बहुत कम टाइम. लेकिन अभी भी अगर आप सर्च करेंगे मार्केट में नेशनल लेवल पे, आपको बड़े सारे ब्रांड्स ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको जिस्ट नोट देंगे पूरे जीएस, सीधे वो पकड़ लो. अगर आपने गवर्नेंस अभी तक नहीं पढ़ा तो किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है. अब आप गवर्नेंस की बुक्स उठाओगे, फिर उसके नोट्स बनाओगे. सिंपली आप किसी सीनियर, अगर आप किसी को जानते हो जो लिख चुका है एग्जाम, उसके नोट्स ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. वहां से शेयर नहीं हो पा रहे हैं तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट के ऐसे नोट पकड़ो जो प्रिसाइज हैं, जो टॉपिक हर टॉपिक को टच कर रहे हैं, कम से कम डिटेल में ना भी जा रहे हैं. आपको आंसर के लिखने के लायक बनना है, अभी उसके डिटेल में नहीं जाने का टाइम ही नहीं. रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखो. जितने मेरे पास अपने नोट्स हैं आई विल ट्राई टू शेयर विद देम विद यू. साथ में आपके आसपास जानने वाले लोग जो हैं, जिनको आप जानते हैं, जिन्होंने मेंस लिखा हुआ है और उनके पास नोट्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करिए. अगर वो अपने नोट्स दे दें तो और भी अच्छी बात है. अदरवाइज किसी भी इंस्टीट्यूट के नेशनल लेवल पे आप ले सकते हैं. ठीक है ना. तीसरी बात ये है कि एस्से, एथिक्स एंड सर आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग. जी प्लीज गो अहेड. सर कोई सजेशन देंगे आप सर, ऐसे जिस किस इंस्टीट्यूट की मतलब ठीक रहेगी? देखिए मैं आपको किसी एक ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा. मैं आई डोंट वांट टू एंडोर्स एनीवन. लोगों को लगेगा कि पता नहीं एक पर्टिकुलर ब्रांड को मैं नो सर, एंडोर्समेंट की बात नहीं है सर, बिकॉज आप सर इस पेज से गुजर चुके हैं तो बिल्कुल मे बी आप. विनय जी मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा आपसे, बट आई शेयर इट विद यू पर्सनली, क्योंकि ये वीडियो लाइव जाएगा. आई डोंट वांट टू मतलब endorse anyone. I would personally recommend you, but on camera and on when we public platform, I don't want to endorse one particular brand. So I'll tell you. I think जो स्टैटिक पोर्शन है वो मोरलेस सबका ही सेम है. बस यही है कि किसने कंटेम्प्रेरी इश्यूज को अच्छे से अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ असिमिलेट करके वो मतलब पूरा कंटेंट तैयार किया है. तो आई थिंक वो नाम 2-4 तो सबको ही. आई एग्री. मतलब आप कहने का मतलब यही है कि कोई भी सोर्स को देख लीजिए, 3-4 इंस्टीट्यूट्स को जिसमें आपको लगता है कि हाँ ठीक है, करंट अफेयर भी थोड़ा बहुत कवर्ड है इसमें, सो चलो ये इससे बेटर है उस सेंस में. अदरवाइज स्टैटिक पोर्शन तो सबका कॉमन ही रहेगा. बट आई विल पर्सनली रिकमेंड यू सम सोर्सेज एंड आई कैन इवन गिव इट टू यू. अगर आप जम्मू आ सकते हैं तो आप फोटो कॉपी करवा सकते हैं मेरे से, मेरे पास भी वही है, मैं भी वही देख रहा हूँ. सो आई विल रिकमेंड यू पर्सनली. अपार्ट फ्रॉम दैट, एस्से, जीएस पेपर 4 एंड ऑप्शनल, these should be priority areas. ऑप्शनल के लिए मैं ये कहूंगा आपके दिन का आधा पार्ट, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 5 घंटे, अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे आपका ऑप्शनल पे जाना चाहिए. ठीक है ना. क्योंकि ऑप्शनल पे आप एफर्ट लगाओगे, वहां बेनिफिट्स भी मिलेंगे. वहां कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा है, जितना कॉस्ट डालोगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा. बाकी जगह पर 1, 2, 3 जीएस पेपर 1, 2, 3 में जितना भी एफर्ट डालोगे, जनरली ट्रेंड यही रहा है कि उसमें इतना आप मार्क्स खींच नहीं पाते हो. बहुत कम लोगों के एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स आते हैं. जैसे लास्ट ईयर आई गेस किसी एक बच्चे का शायद 180 प्लस आया था. आई हैव हर्ड अबाउट हिम. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट दे आर वन ऑफ द एक्सेप्शंस. मतलब कुछ बहुत लोग होते हैं, एक्सेप्शन लोग होते हैं जिनके बहुत एक्सेप्शनली हाई आए. अदरवाइज ट्रेंड जो रहा है, एवरेज मार्क्स 120 के आसपास ही मिलते हैं आपको मैक्सिमम जीएस पेपर 1, 2, 3. उसमें इंक्रीज करना बड़ा मुश्किल होता है. आप कितना अच्छा आंसर देखते हैं,
बट अगर आप एसए में एफर्ट लगाते हैं, आप ऑप्शनल में एफर्ट लगाते हैं और आप जीएस पेपर 4 में एफर्ट लगाते हैं, वहां इमीडिएट रिटर्न। बाकी जगह सबका कॉमन ही आएगा, आप अच्छा आंसर देखो बुरा आंसर देखो, खास फर्क नहीं होगा, लेकिन जो लीड ले जाओगे आप आपके ऑप्शनल में, एसए में और जीएस पेपर 4 में लोगे और श्योर। 1000 तो वही हो गए ना, आई थिंक 1000 मार्क्स एग्जैक्टली। लेकिन आप ये सोचो अगर मैं बोलूं कि 1 2 3 2 3 का सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत फास्ट इन द सेंस कि उसमें आप जब डीप में जाने लगोगे तो आप फिर देयर आर लाइक इट्स लाइक एक ये बेसिकली एक पजल टाइप है, मतलब आप मेज में जाओगे तो दूसरा मेज खुल जाएगा, दूसरे मेज में जाओगे तो तीसरा मेज खुल जाएगा, इतना आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो गवर्नेंस में इतने टॉपिक्स हैं, पॉलिटी के इतने टॉपिक्स हैं, और फिर इकोनॉमी में, फिर एनवायरनमेंट में, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, so they all give you chunk of numbers, छोटे, but they take a lot of efforts. Same marks के लिए एक lot of effort, but the same effort is reduced for GS paper 4, your optional and essay. अब देखो essay में आपको क्या effort लगाना है? essay में आपको यही effort लगाना है कि मैं किस तरीके से अपने कोई किसी का कोड अच्छा इस्तेमाल कर लूं, कहीं पर मैं एक स्टैट्स दे दूं, कहीं पर मैं कोई एक डायग्राम बना लूं फ्लो चार्ट टाइप। ये चीजें हैं, अगर इसमें छोटे मोटे क्रिएटिव एफर्ट्स हैं जो आप लगाएंगे तो आपके मार्क्स 10-20 से बढ़ा सकते हैं, है ना। और ऐसे आने भी वाले हैं, या तो ओपन एंडेड आएगा, फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ओपन एंडेड टाइप, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, और एक आएगा स्पेसिफिक, हाँ जी, जीएसटी के ऊपर, एनवायरमेंट इश्यूज के ऊपर, पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर। जी चेतना कुछ आई थिंक एसएसबी सर ये ऐसे सब्जेक्ट वाइज ही होता है, एक थोड़ा फिलोसफिकल बेंट पे होता है टॉपिक, एक थोड़ा इकोनॉमिकल आइडियाज पे होगा, कुछ पॉलिटिकल डिसेंट पे होगा, तो ऐसे 3-4 मतलब आई थिंक 4 कैटेगरीज दोनों सेक्शंस में बना के आंसर्स होते हैं। सेक्शन ए में 4 ऐसे रहेंगे, सेक्शन में 4 ऐसे रहेंगे। जी since you've named essay, I had this one question, क्योंकि अभी तक जो पैटर्न मेरा प्रिपरेशन का लास्ट टाइम पे था या इस टाइम पे भी है, वो ये है कि once I am done with my GS 1 2 3 4 with my optional, तो जब ये सारे मेरे कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब although I'm writing essays on Sundays, I write essays, but I think जब GS 1 2 3 4 सब जब all together complete हो जाता है, तब we have all the more content for essays. Definitely you have, definitely क्योंकि वो essays, हाँ, but I would like to point out one तो मतलब आपके पास definitely you will have more content, definitely content wise you will be able to write better essay when you are done with your 1 2 3 4, but at the same time I'll tell you, it is also more about using that particular amount of words and that particular amount of time to write a good essay. If I'll give you 3 hours for one essay, you will write a very good essay, but you have 1.5 hours for one essay, that means in 3 hours time you have to write 2 1200 words essay. तो अगर आप एफर्ट लगाओगे ना उसके स्ट्रक्चर पे और उसके उस चीजों पे कि मैं इस पे कोड भी यूज कर लूं, मैं फ्लोचार्ट डायग्राम भी यूज कर लूं, क्योंकि इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ द एग्जाम यू विल हैव अ कंटेंट, बट उसका ढांचा ऑलरेडी आपके दिमाग में तैयार हो गया होगा कि हाँ इसके बीच में मुझे फिल करना है, यहाँ इस पैराग्राफ में मैं ये डेटा फिल कर दूंगी, मैं ये एक्स्ट्रा करंट अफेयर डाल दूंगी, मैं इंटरनेशनल इंसिडेंट को कोट कर लूंगी, मैं ग्रेटा थनबर्ग की एग्जांपल ले लूंगी, है ना, मैं क्रिस्टिना लगार्ड की एग्जांपल ले लूंगी। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन यूज, बट उस टाइम तक आपका स्ट्रक्चर मतलब आपके डिफॉल्ट में आ चुका होना चाहिए कि आपने देखा आपका स्ट्रक्चर डिफॉल्ट तैयार है, पहले मैं ये टॉपिक लिखूंगी, मैं इंटरप्रिटेशन ऐसे करूंगी, मैं इंट्रोडक्शन ऐसे लिखूंगी, हाउ विल आई मेंटेन द कोहेरेंस ऑफ द एसे। प्रॉब्लम ये होती है जब आप लिखते हो ना बहुत लंबा ऐसे 1200 वर्ड का, तो उसमें आपका कोहेरेंस नहीं रह पाती है, आप लिख रहे होते हो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सही लिख रहे होते हो, बट पढ़ने वाले को जब पढ़ता है ना, तो अगर आप सामने बैठ के उसको समझाओगे नहीं, ऐसे उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने आप को समझाने के हिसाब से लिखा होगा। यू हैव टू सी द एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आप कैसे ऐसे वर्ड, फॉर एग्जांपल कोहेरेंस मेंटेन करने के लिए आप दो डिफरेंट जो आपके पैराग्राफ्स होते हैं उसमें ऐसे यूज करोगे, ऑन द सिमिलर लाइंस, सिमिलरली, फर्स्टली, सेकंडली, नाउ लेट अस एक्सप्लोर दिस। तो दीज काइंड ऑफ कनेक्शंस एंड दीज काइंड ऑफ, और कनेक्टिंग स्टोरी भी होनी चाहिए। फिर आपने एक तरफ बोला हाँ जी लेट्स से फिलोसॉफिकल ऐसे में आप वर्ल्ड हिस्ट्री को, हिटलर को कोट कर रहे हो कि हाउ ये ऑटोक्रेटिक रूलर मेस्ड अप द पॉलिटी, और उसके बाद आप उसको जस्टिफाई करो किसी प्रेजेंट एग्जांपल से। सो कनेक्शंस बनाना और ढांचा तैयार करना और फ्लो चार्ट डायग्राम्स का वो टैलेंट जो है ना, मतलब बेशक ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, बट टू बी ऑनेस्ट इट हैज वर्कड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। मतलब they just by representing the same information by flow charts they have scored more marks. And if I'll give you two answers na, if I'll give you two answers to check, one will be with the flow chart use diagram and one will be simple, even you will be able to give him more marks. ये एक psychological fact is that I'm telling you. So obviously आपको पता है पढ़ना कैसे, टॉपिक्स भी आपको पता है। I would try to
help you gain those 5-10 extra marks by using simply creative tips. That is my hope, and that is my effort here. Okay, so right and right, वो है ना विवेकानंद की कोट है कि arise awake and something wait not till the goal is achieved. मैं बोलूंगा right till the goal is not achieved. right ही सब कुछ है. आपकी कोई और क्वेरीज हैं? Anything you like to ask, to add? एक मेरा क्वेश्चन है जी सर, जैसे बहुत टाइम से जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं हम जैसे, तो क्या होता है कि समटाइम्स वी हैव लाइक ओवरलैपिंग इन्फॉर्मेशन. क्वेश्चन देखा, उसकी डिमांड है 10 मार्कर है या 15 मार्कर है, so we know we have to stick within the limits, but as soon as I see the answer question, it feels like अरे इस पे तो ऐसे लिखा जा सकता है, because you know there is a lot of content on that, but then उसको concise रखना, and वो एक sometimes I get that issue a lot, स्पेशली क्योंकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ज्योग्राफी अगर ऑप्शनल है तो उस टाइम पे अगर जीएस में ज्योग्राफी का लिखना है तो एक टेंडेंसी सी हो जाती है, इस पे तो ये भी पता है, ये भी पता है. सो हाउ टू जस्ट स्टे विद इन द लिमिट्स एंड आंसर को लिमिट कैसे करना है? वेरी जेन्युइन इशू विद व्हिच एवरीवन विल फेस हु हैज स्टडीड अ लॉट, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. तो इसमें बेस्ट चीज ये है कि द बेसिक प्रॉब्लम हियर इज यू नो सेपरेटिंग ग्रेन्स ऑन द शाफ्ट, कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करनी है और कौन सी नहीं यूज करनी है. व्हेन यू नो अ लॉट what to write and what not to write. I will give you that particular acronym or mnemonic, if you will. जो pestle mnemonic है ना, pestle mnemonic. Yes, sir. Political, economic, social, technological, legal, environmental. In every question, इस जहां तक भी पॉसिबल हो सके हर क्वेश्चन को इन हेडिंग्स में डिवाइड करिए. पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, एनवायरमेंटल. Now you will be able to better, you know, compartmentalize your information, because when you think about political issues only, you will think about only those information which are political related, whether related to political right, whether related to a Supreme Court judgment, whatever. Then you will choose and put 1 to 2 points. Let us say by some default, by some selection, सारे वो points चले गए जो इतने अच्छे नहीं थे, आपको उससे better point भी बता दें, but still it will be better than writing a haphazard answer without a proper structure. Anyway, कोई भी इंसान चेक करता है, मैंने अभी तक जितने भी आंसर चेक किए, I'll tell you my what answer makes me happy, which is organized and which reduces my effort. I don't have to find those points कि इसने ये लिखा है कि नहीं लिखा है, ये इसके बारे में मैं ढूंढ रहा हूँ. अगर ऑलरेडी उसने पॉलिटी अलग किया हुआ है, सोशल सोसाइटी अलग किया हुआ है, तो I'll just, you know, for me it will be easier to find those points. Point format में, बुलेट फॉर्मेट में आंसर्स को फ्लो चार्ट डायग्राम में रिप्रेजेंट किया, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड, एंड बाय डिफॉल्ट आई गिव हिम मोर मार्क्स क्योंकि ही मेड माय एफर्ट इजियर. मुझे कम एफर्ट लगाना पड़ा. सो वेयरएवर यू फेस दिस प्रॉब्लम, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, पेस्टल, राइट, इसको देखो और देखो किस पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर वो क्या पता है. आंसर विल बी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. इवन इफ द पॉइंट्स आर नॉट एज स्ट्रांग एज दे शुड हैव बीन, I'll still give you more marks. It's my perspective. Right. Okay. मतलब वो सारे एस्पेक्ट्स टच करना would be ज्यादा better rather than किसी एक एस्पेक्ट में एकदम डीप में चले गए और बहुत सारा exactly लिख दिया उसके बारे में. Exactly, because you only have 200 words का लिमिट. मतलब आपको जितनी स्पेस दी गई है कॉपी में, आप 200 वर्ड से ऊपर क्रॉस करोगे तो it will become difficult, and it is very important to end every question with a proper conclusion. कंक्लूजन देना जहां भी पॉसिबल है. कंक्लूड नहीं करोगे. फॉर एग्जांपल क्रिटिकली एनालाइज, आज मुझे कोई पूछ रहा था कि क्रिटिकली एनालाइज का क्या मतलब है. कहीं पर लिखा है एक्सप्लेन ब्रीफली, कहीं पर लिखा है डिस्कस, कहीं पर लिखा है क्रिटिकली एनालाइज. क्रिटिकली एनालाइज का बेसिकली मतलब है कि यार आपको क्या लगता है, ये सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, आपको क्या लगता है. अल्टीमेटली आपको क्या लगता है, आपने पॉजिटिव भी गिना दिया, नेगेटिव भी गिना दिया, और एंड पे आपने बताया नहीं कि आपको क्या लगता है. आपने बोला हाँ जी ये इशू, इसके नेगेटिव ये है, पॉजिटिव ये है. बोलेगा मैं तो पूछ रहा था आपको क्या लगता है, वो कंक्लूजन में लिखोगे. So here we can conclude that let us say that he talks about soft power diplomacy. Okay, India's soft power diplomacy in the recent years has increased considerably. Critically analyzed. So you write that okay, we have culture, we have cuisine, we have Bollywood, we have a lot of diaspora, and our diaspora are getting involved in senior positions, whether it be in the corporate world, whether in the political field. Kamala Harris
सत्य नडेला, है ना, ऑल दीज पीपल, चाहे आप एस्ट्रोनॉट्स को देख लो, चाहे आप इंजीनियर्स को देख लो, डॉक्टर को देख लो, हर मेजर कंट्री में पार्लियामेंटेरियंस को देख लो, आपने बोल दिए सारे पॉइंट, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड नाउ यू हैव टू कंक्लूड कि आपको क्या लगता है. सो इट वोंट बी रॉन्ग टू से दैट Indian diaspora plus Indian power, soft power diplomacy has reached to every nook and corner, and it is helping improve India's image all over the world. And along the way, India is becoming a superpower, not just by soft power diplomacy, but technologically and in political sphere, economically, right? So all these last point पे आपको बताना पड़ेगा finally आपका क्या conclusion है, क्या finally आपको समझ में आया इससे. सो कंक्लूजन का फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है. तो आंसर को कंक्लूड करोगे तो बेसिकली आप उसको रिवाइज करवा रहे हो. देखो सर, आपने ये पॉइंट ऊपर पढ़े, तो इनका जो क्रक्स है, निष्कर्ष है, वो ये मैंने लिख दिया. तो उस पॉजिटिव नोट पे आपका आंसर खत्म. तो लास्ट पॉइंट मुझे अच्छा लगा, तो मैंने अच्छे मार्क्स दे दिए. ये राइट, ठीक है. और बताइए. I'll just let others give a chance. Otherwise, मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चन. हाँ जी बताइए अभिजीत. सर in every question diagram या कोई फ्लो चार्ट नेसेसरी है unless we feel it is very important, क्योंकि हर क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फ्लो चार्ट और डायग्राम. वही तो क्रिएटिव आपको बनाना है अपने आप को. आप समझो यहाँ पर आपको एक आर्टिस्ट बनना है. आपको अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे भी करके फ्लो चार्ट डायग्राम में घुसाना है. आपको कैसे भी करके इंडिया का मैप जहां है तो वहां बना लो इंडिया का मैप. हाँ जी, आपको बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जैसे फॉर एग्जांपल 2018 में क्वेश्चन आया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलेटेड आज हमको क्या मिलता है, क्या इंस्पायर्ड है वहां से अर्बनाइजेशन में. तो राइट एंगल रोड्स, राइट ड्रेनेज सिस्टम, आप वहां पर इंडिया का मैप बना लो और दिखाओ कि हाँ, ये नॉर्दर्न मोस्ट साइड मांडा थी, सदर्न मोस्ट साइड यहाँ थी, ईस्टर्न मोस्ट साइड यहाँ थी, तो ये ट्राइंगल जो है इसके बीच में सारी साइड्स मिलती थी. आपने इंडिया का मैप बना लिया. आप सोचो मैं आंसर पढ़ रहा हूँ और मुझे साथ में इंडिया का मैप भी दिख रहा है, तो मैंने जैसे ही आंसर देखा होगा ना, मैं एकदम अट्रैक्ट हो गया हूँ कि इसने बोला क्या है. जहां भी पॉसिबल है वहां घुसाओ, अनलेस की कुछ ऐसा क्वेश्चन है जहां के लॉजिक ही नहीं बनता. अदरवाइज 90% क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां आप डायग्राम को घुसा सकते हो, स्टैट्स को घुसा सकते हो, मैप को घुसा सकते हो. डेफिनेटली समझ गए. सर एक और डाउट था. सर जैसे जो सेक्शंस हैं लाइक सोसाइटी, तो सर कुछ टॉपिक्स जैसे उसमें जो सेक्युलरिज्म का क्वेश्चन आ गया था, तो सर 2 मैंने अटेम्प्ट तो किया था, बट मुझे लगा कि शायद मैंने पॉलिटिकल एस्पेक्ट उसका, जो पॉलिटी में हम पढ़ते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, तो वो शायद मैंने ज्यादा लिखा था एज कम्पेयर टू, मुझे लगा कि सोसाइटल उसका कैसे लिखना है, मतलब सोसाइटल उसका जो कि उसने बोला था कि इवॉल्व कैसे हुआ हमारा सेक्युलरिज्म. डेफिनेटली. तो सर वही समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे. देखो, आपने बिल्कुल सही डाउट पूछा. इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक वी डू इन एग्जामिनेशंस. अगर आपको क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में सोसाइटी का पूछ रहा है, ऑब्वियसली एवरी सोशल इशू इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू, एवरी इकोनॉमिक इशू इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल इशू. यू कैन ऑलवेज फाइंड कनेक्शंस, एंड वी टेंड टू राइट दैट पार्ट व्हिच वी नो बेटर. जो हमको अच्छा आता है हम हमेशा उसी से लिंक कर देंगे. अब उसने सोसाइटी का पूछा, तो आप अगर गवर्नेंस का आंसर लिख के आ जाओगे तो ऑब्वियसली बात है मार्क्स कम मिलेंगे. ही इज एक्सपेक्टिंग, द एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग सोसाइटल इंप्लीकेशंस, बिकॉज वो पार्ट ऑफ सिलेबस में पूछा गया. और सेम क्वेश्चन आपको अगर गवर्नेंस में आता है तो गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा एड्रेस करना है. गवर्नमेंट की स्कीम्स, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, हाँ जी, इंटरनेशनल कोई अच्छा आपके पास एग्जांपल है कि फलानी कंट्री में ऐसा होता है, राइट है ना. जैसे अगर आप देखोगे कि वर्क कंडीशंस एंड लेबर लॉज, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी फेमस इन स्वीडन एंड नॉर्वे कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में. दे हैव अ वेरी वेल बैलेंस्ड वर्क लाइफ बैलेंस. तो सोसाइटल इम्प्लीकेशन क्या है वो सिर्फ सोसाइटी के पार्ट में आएगा. वहां पर आप थोड़ा बहुत पॉलिटिकल मेंशन कर सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन शुड बी ऑन द सोसाइटी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू. एंड इफ यू आर राइटिंग अ गवर्नेंस आंसर, तो ऑब्वियसली पॉलिटी, गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल इश्यूज के रिलेटेड वो होगा ज्यादा. एनवायरनमेंट का क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी आ सकता है पेपर 1 में, एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन. वहां जरा ज्योग्राफिकल फीचर्स, वहां की टोपोग्राफी क्या है, फिजियोग्राफी क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है. और अगर वो एनवायरनमेंट में आता है तो फिर एनवायरनमेंट रिलेटेड इशू, बायोटिक फैक्टर्स क्या है, इकोलॉजी का क्या रोल है, वहां कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हॉटस्पॉट है, वहां पर कोरल रीफ्स तो नहीं है, ऑल दिस थिंग्स. यस सर. So this is how you have to balance the answer. ठीक है. राइट. Anything else?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे को ये पूछना था, जैसे आप चेंजिंग पैटर्न आपने देख लिया जैसे पीएससी का जो पिछले बार जो पेपर था, अब इस बार सारे ये एज्यूम कर रहे हैं कि मे बी थोड़ा डिफरेंट लाइन पे पेपर हो। तो सर मुझे पूछना था, जो स्टेट में अभी 2019 से जो चेंजेस आ रही हैं जो जेएंडके में है, तो उस पर्सपेक्टिव से हमें पॉलिटी, सोसाइटी, ज्योग्राफी, मतलब जो भी डेवलपमेंटल, इकोनॉमिकल जो भी चीजें, तो उनको हम कैसे एड्रेस करेंगे? क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो पूछा ही जाएगा। जैसे पंचायती राज जो हमारा चेंज हो गया है सारा, जो भी नई डेवलपमेंट है हमारे आफ्टर आर्टिकल 370। डेफिनेटली आई गॉट योर पॉइंट। आप तो वो हम कहाँ से प्रिपेयर करेंगे और कैसे, वो सब देखो, पूछना था। सबसे अच्छी बात ये है कि जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो भी इशू हुआ है वो नेशनल न्यूज बन ही जाता है, चाहे यहाँ पे पास हो रहा हुआ एक्ट हो, चाहे 370 हो, बहुत डिटेल में कवर किया है। इनफैक्ट अभी अभी जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज जो बिल है वो भी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर के रिलेटेड है ना, अगर ऐसी स्टेट होगी ना जो थोड़ा जिसके इश्यूज खामोशी से निकल जाते हैं साइड में, बट नेशनल इशू बन जाता है। और बहुत अच्छी बात है कि काफी सारे इंस्टीट्यूट्स भी और न्यूज़पेपर भी, आर्टिकल्स भी इस पे आ ही जाते हैं। आप सर्च करो सिंपली जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, आपको पीआरएस लेजिस्लेटिव का डेफिनेटली एक समरी मिल जाएगी, उस बिल प्रोज कॉन्स भी मिल जाएंगे। सिमिलरली हाँ भी जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट में क्या चेंजेस आए 370 के बाद, वो भी आपको कैबिनेट कमेटी की मीटिंग्स, नेशनल न्यूज आर्टिकल सब कुछ मिल जाएंगे। और साथ साथ में जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे वो ग्रेटर कश्मीर हो चाहे वो एक्सेलसियर हो, इन पे भी आर्टिकल्स मिल जाएंगे। सो देयर इज नो डर्थ ऑफ, देयर इज नो, किसी चीज की कमी नहीं है मटेरियल में ना पढ़ने के लिए। सो जो भी टॉपिक्स है ना, डेफिनेटली यूर राइट कि आपको जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक पढ़ना ही पड़ेगा। 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, 15 से 45 मार्क्स डेफिनेटली। तो जो भी ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इस पे भी डेफिनेटली आपके पास आर्टिकल्स आए होंगे जो आपके, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं कलेक्ट करके उसकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करूं, ठीक है। तब वो ना जैसे एनालिटिकल बेसिस पे, जैसे हमने प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया था कि कौन से सेक्शन में क्या बोला गया है, कौन सा एक्ट जो आर्टिकल है वो आपने क्या जम्मू एंड बोलता है। कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का शेड्यूल में क्या लिखा है, सेक्शन 1 में क्या लिखा है, किस सेक्शन में लिखा है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ यस पर सर। नहीं अब रहेगा। जैसे मेंस में एनालिटिकल आपको अप्रोच रखनी है, आप वहाँ पे फैक्चुअल ज्यादा नहीं बोल सकते। तो उस कंडीशन में सर वो कहाँ से हमें मटेरियल वो मिलेगा ताकि हम उसको कंसाइज कर सके और यूज कर सके। मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ कि जितनी भी बिल्स जो भी अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है ना, उसके ऊपर प्रो एंड कॉन, लेफ्टिस्ट व्यू, राइटिस्ट व्यू, हर चीज आई एक बार में। आपको मैं कंपाइल्ड पीडीएफ बनाने की कोशिश करूंगा कि वो एक कंपाइल्ड फॉर्मेट में आपको मिल जाए। सो उस पॉइंट पे आप अपने लेवल पे भी रिसर्च करते रहिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि पीआरएस लेजिस्लेटिव पे जाइए, जो जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है उसका आपको उस पर समरी मिल जाएगी, उसको देखिए तब तक। लेकिन इन द मीन टाइम वील प्रिपेयर इट, इट विल टेक सम टाइम, वन वीक एटलीस्ट, गिव अस टाइम, वील डेफिनेटली प्रिपेयर इट फॉर यू। ओके सर। ओके, इन द मीन टाइम डू योर रिसर्च। राइट। जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अभी ना जैसे सर ने बोला कि जेएनके की कोई भी न्यूज है, इट हैज बीन अ नेशनल इशू, एंड आई थिंक एवर सिंस द एब्रोगेशन ऑफ 370 हर वीक में, आई थिंक वीक में एक बार या मंथ में 2 बारी तो हिंदू पे कोई ना कोई आर्टिकल पर्टेनिंग जम्मू एंड कश्मीर, अभी लेटेस्ट एक आर्टिकल था हाउ टू विन ओवर यूथ ऑफ कश्मीर। तो आई थिंक काफी एनालिटिकल पॉइंट्स वहां से ऐसे जगहों से अभी टेंड टू, और मुझे तो एवर सिंस ये केएस के प्रिपरेशन में जहां पर भी मुझे जम्मू या कश्मीर दिखा हुआ, मतलब लिखा हुआ मिलता है, इट जस्ट टेक्स माय अटेंशन कि अच्छा यहाँ से कुछ मिल जाएगा मे बी टू सपोर्ट द आंसर। एंड आई ट्राई कि जैसे ज्योग्राफी में अगर एग्जाम्पल है या किसी भी चीज में एग्जाम्पल है तो वो पर्टेनिंग स्टेट दे दो, सो दैट वो लगे कि हाँ मतलब इंफॉर्मेशन वहां से है। जैसे हम पढ़ते ही हैं फॉर एग्जाम्पल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का एक प्रोग्राम का क्वेश्चन मैं लिख रही थी, सो लिखते हुए आई स्पेशली सर्च की जेएनके में कौन कौन सी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, सो दैट कि मैं एग्जाम्पल में खाली वही 2 का मेंशन करूंगी, सो दैट मतलब वो मेरे उसके साथ वो हो जाए। सो देयर आर लॉट ऑफ articles or editorials articles and editorials and a lot of definitely. So in that matter, I mean, in this case at least we are very lucky. A lot of people, a lot of good people have written about it. So if we go through those articles, definitely we can write a good answer and get very good points.
Right. बाकी सर एवर सिंस 2014 मुझे नहीं लगता कोई भी क्रिटिकल एनालिसिस पूछा जा रहा है गवर्नमेंट के किसी भी ऐसे एक्शन पे कि क्रिटिकली एनालाइज के 370 सही है कि नहीं है। Let us not get into that. Let us leave the question of P there. Political का question निकाल दो यहाँ से। ठीक है ना? Right. So let's just हाँ ये बात भी अच्छा, एक और चीज मुझे याद आई कि anyway whatever the government be, don't be straight away critical of the government in the answers. Answers में not at all. Do not quote a political party. Do not name any minister. अगर आपको प्राइम मिनिस्टर भी लिखना है ना तो आप सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखो, नाम नहीं लिखो. Simply write the present government. Don't write the BJP government or the Congress government or the TMC government. The present government has done this, and the Beti Bachao Beti Padhao Andolan by the government is a step in the right direction. However, there are a lot of areas still to be touched for women empowerment and ensuring that female feticide does not happen. All these things. So you can quote government. Don't straight away criticize it. Don't show your political affiliation in any way. अगर आपको किसी स्टेट का सीएम लिखना है तो CM of Delhi, the PM of this, या फिर Delhi government has organized this. Better to not even write PM. Just simply the Delhi government, the present government, the Indian government recently launched this scheme. Don't write the political affiliations or anything. Okay? Yes. इसका भी ध्यान रखना. और कुछ? I guess आज के लिए काफी है, काफी अच्छी डिस्कशन हुई हमारी. Yes, sir. If people don't have any other doubts or anything else, अभी मैं एक क्लास डाउट. हाँ बिल्कुल डेफिनेटली चेतना जी. सर मेरे आपने 3 टेस्ट चेक किए हैं अभी तक तो मतलब उसमें ना यूजुअली जो मैंने कॉमन पैटर्न, मतलब मेरी मिस्टेक्स हैं कुछ की, मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रही हूँ, उसमें आपने रिपीटेडली मुझे बोला है, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट. बट मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है कि मेरे सारे आंसर्स में ना आपने हमेशा ये मतलब एक्नॉलेज किया कि गुड स्टार्ट एंड अ गुड कंक्लूजन. सो जितना भी रेड मार्किंग है ना वो सारा बॉडी के बीच में है. तो मतलब मेरे को मैं समझ नहीं पा रही कि मेरा कंटेंट में या तो मे बी आई एम नॉट टचिंग ऑल द एस्पेक्ट्स या क्या है, तो थोड़ा सा बताओ. आपका पता है क्या है, आपका जो बेस्ट पॉइंट्स है ना आप उसको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में यूज कर लेते हो, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी है, नो डाउट. जब स्टार्ट और एंड अच्छा होता है ना तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते ही मिलते हैं. अब जब आपकी ये दोनों चीजें ऑलरेडी सही हैं तो अब मैं फोकस कर रहा हूँ अपनी बॉडी पे. तो उसमें क्या करना है, आपको पॉइंट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करनी है. अगेन वही चीज, फ्लो चार्ट डायग्राम्स बनानी है, सेम इंफॉर्मेशन लिखो, और जहां पर आपको चीज बोलते हो उसको एग्जांपल जरूर दो. कोई भी चीज लिखते हो आप एग्जांपल जरूर दो उसकी. हाँ जी आपने बोला कि द रीसेंट ट्रेंड हैज शोन वुमेन एम्पावरमेंट इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर. गिव एग्जांपल्स. पॉलिटिकल कैसे? हाँ भाई आपकी more number of women are participating, are becoming parliamentarians, are becoming panchayat sarpanches, and they are more vocal about their rights, about their their dressing sense or the body or the feminism, all these things. Movement को जरूर quote करो, कोई example देखो. Economically, okay, women have crossed almost every. They are leaders in banking, they are leaders in international, let's say UN. And they are becoming vice presidents of the largest economies of the nation. Examples जरूर दीजिए. So justify your point of view with examples. This is as simple as gets it for you, because you always start very good, you always end very nicely. So you save the best parts for your introduction and conclusion. जो बीच का पार्ट है, बॉडी है, उसमें आप उसको पॉइंट फॉर्मेट में करिए, फ्लो चार्ट डायग्राम्स में करिए, स्टैट्स लिखिए, ग्राफ बनाइए, थोड़ा उसको कलाकारी करिए उसको. ठीक है? समझ गए? So I'm telling you, by the time you are on your 10th or 12th paper, you will definitely see yourself. There will be a lot of improvement, not just because of my inputs, but because you are putting a lot of effort. Okay. So thank you for joining, guys. Hopefully we'll meet again soon. Thank you, sir. And yes, sir. Let's just get there and put in our best efforts. Okay. Yes. See you soon, guys. All right. Thank you so much for joining. Thank you, sir.